तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी इम्पोर्टेंट साइट, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड व्हाई दीज इम्पोर्टेंट फीचर्स आर मेकिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। और इसी सीरीज़ में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अबाउट द वैदिक एज। बट उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने बात की थी मांडा की। अब मांडा क्या था? नॉर्दर्न मोस्ट साइट थी जो कि इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कहाँ थी? जम्मू में। बट जम्मू में भी वो चेनाब रिवर के बैंक्स पे थी, ये हमें याद रखना है। कौन से रिवर के बैंक पे थी? चेनाब रिवर के बैंक्स पे थी, ये स्टार मार्कर है। उसके बाद हमने दाइमाबाद की बात की थी जो कि महाराष्ट्र में लाई कर रहा था, सदर्न मोस्ट साइट थी। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये प्रवरा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, ये भी स्टार मार्क करके नोट कर लेना। तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से एनिमल उनको नोन थे। तो चाहे वो शीप हो, चाहे वो ऑक्स हो, डियर हो, इवन लायन हो, ये सब जो थे उनको नोन थे। एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है, चाहे वो रिसो मतलब रिमेन्स फाउंड में हो या नोन में हो, वो है हॉर्स, जिस पे हमेशा डिस्प्यूट रहता है। तो बुक्स तो कहते हैं कि इसके रिमेन्स मिले हैं कहाँ पे? सुरकोटाडा में मिले हैं इसके रिमेन्स। बट यूपीएससी ने अपने आंसर की में कहा था कि नहीं मिले हैं, हॉर्स को वो नहीं जानते थे, तो ये डाउटफुल है। चाहे जो भी लगा के आओ, जब तक आंसर की नहीं आती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद कुछ ट्रेडिंग स्टेशंस हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंट्रा और इंटर दोनों ही तरह का ट्रेड करती थी, यानी कि कंट्री के अंदर भी और मतलब आपस में भी और बाहर के लोगों से भी। और बाहर के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस को क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। ठीक है। और उसके बाद बीच में दो ट्रेडिंग स्टेशंस भी थे, दिलमुन और मकन। देखो ये, अगर हम बात करें तो ये आपका पर्शियन गल्फ वाला रीजन हो गया और ये आपका इंडिया हो गया। तो अब बीच समुद्र में तो उस टाइम पे जा नहीं सकते थे, तो शिप क्या है? ये गुजरात है। यहाँ पे क्या था? लोथल था। यहाँ से निकलते थे और बिल्कुल किनारे किनारे के साथ साथ ही होके वो ईरान और इराक वाले रीजन में पहुँचते थे और बीच में कुछ ट्रेडिंग स्टेशंस पड़ते थे। जैसे कि दिलमुन जो कि पड़ता था आपके बहरेन में, और मकन यानी कि माकरन कोस्ट पे वो पड़ता था। जब हम मेसोपोटामिया यानी कि पर्शियन वाले रीजन में पहुंचते थे तो वहाँ के दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशंस थे, सूसा और उर। और कमेंट में आप करके बताओ कि मेसोपोटामिया की जो सील्स थी वो हमें कहाँ मिली थी। मैं इतना बताता हूँ कि वो सिलेंड्रिकल सील्स थी। ठीक है। और राजस्थान की एक साइट में हमें ये चीज़ मिली थी। उसके बाद अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हमें पता है ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन की आवश्यकता होती है और वो आता था अफगानिस्तान से। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनना उनको बहुत पसंद था, जो कि हम कर्नाटका से लाते थे, क्योंकि कर्नाटका में केजीएफ है ना, कोलार गोल्ड फील्ड मूवी वाला भी और असली वाला भी कहाँ लाई करता है? कर्नाटका में लाई करता है। अब बात करें लैपिस lazuli की, तो ये है एक स्टोन। ठीक है। जो कि अगेन ऑर्नामेंट्स में बहुत यूज़ होता है, बहुत शाइनी होता है, बहुत ही शानदार दिखता है। ये भी हम कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से लाते थे। अगर बात करें कॉपर की, क्योंकि भाई अगर ब्रॉन्ज बनाना है तो टिन तो चाहिए, पर कॉपर तो मेन मटेरियल है ना। कॉपर हम लाते थे राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ से लाते थे? राजस्थान में लाते थे खेतरी माइन से। अब यहीं से ही अगर मैं पूछूं कि क्या राजस्थान में कॉपर मिलता है, तो चाहे ज्योग्राफी में पढ़ा हो या हिस्ट्री में, आप बता सकते हैं कि हाँ भाई राजस्थान में एक खेतरी माइंस है जहाँ पे हमें क्या मिलता है? कॉपर देखने को मिलता है। साथ ही साथ बलूचिस्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है या पीओके में है, हमारा ही हिस्सा है, वहाँ पे भी हमें कॉपर देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमने बात की अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट साइट्स हमने ऑलरेडी देख ली थी, चाहे वो बनावली हो जिसकी बनावट ख़राब थी, राखीगढ़ी द लार्जेस्ट साइट, उसके बाद कालीबंगन जहाँ पे मेसोपोटामियन हिल्स मिली थी। ठीक है। उसके बाद रंगपुर, लोथल, देसलपुर, धोलावीरा, ये क्या है? ये कोस्टल टाउन्स हैं, ये याद रखना है। क्या है ये? कोस्टल टाउन्स हैं, ये हमें याद रखना है। साथ ही साथ नागेश्वर भी हमें याद रखना है। उसके बाद सुरकोटाडा, जहाँ पे क्या मिले हैं? हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। फिर चन्हूदारो, चन्हूदारो में क्या था? सिटाडल एब्सेंट था। मोहनजोदारो में क्या था? ग्रेट बाथ था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मेहरगढ़ में क्या था? एग्रीकल्चर और लॉस्ट वैक्स टेक्निक हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। सुक्टा गेंडोर वेस्टर्न मोस्ट साइट थी। ठीक है। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट थी। मांडा नॉर्दर्न मोस्ट साइट थी। और मांडा कौन से रिवर के बैंक्स पे थी? चेनाब रिवर के बैंक्स पे मांडा सिचुएटेड थी। ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया है।
अब आते हैं हम अपने अगले डिस्कशन पे, जो कि है अबाउट द वैदिक एज। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे वैदिक एज की। बट वैदिक एज को शुरुआत करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इस सब की शुरुआत होती कहाँ से है। तो इस सब की शुरुआत जो होती है, द बिगिनिंग लाइज इन द आर्यन इन्वेजन। तो सबसे पहले अब ये आर्यन थे कौन और ये आए कहाँ से थे। तो बेसिकली आर्यन जो है ये एक एथनिक ग्रुप था। ये क्या था? एक एथनिक ग्रुप था जो कि सेंट्रल एशिया को बिलोंग करता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा क्या है? माना जाता है। इसका कोई अभी तक 100% कोई भी प्रूफ नहीं दे पाया, बट मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है, वो यही कहती है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे टूवर्ड्स इंडिया। और इसका जो हमें एविडेंस मिलता है वो हमें मिलता है बोगस का ही इंस्क्रिप्शन में भी इसका एविडेंस हमें देखने को मिल जाता है। और ये इंडिया में मूव हुए थे अराउंड और ये इंडिया में मूव हुए थे अराउंड 2000 टू 1500 BCE। अब ये जब यहाँ पे आए तो यहाँ ये सेटल हुए इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु। अब ये कौन सा रीजन था? ये था इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वाला रीजन, यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज वाला रीजन, है ना। अब क्या है, हम इनको अब ये सेम नाम से तो बुलाते नहीं थे, ये इनको किसी और नाम से बुलाते थे। तो वो नाम एक तो हमें याद रख लेने हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें याद रख लेने हैं उनकी सोसाइटी से एसोसिएटेड। तो एक एक करके आप सबको देखते हैं। बट उसको भी देखने से पहले सबसे पहले हम उस सोसाइटी का जो बेस है, उस सोसाइटी का जो बेस है डिवीजन का, वो देख लेते हैं। दैट आर वैदिक लिटरेचर्स। अगर वैदिक लिटरेचर की मैं बात करूं तो उन दोनों की तो इसकी शुरुआत होती है वेद श्रुति एंड स्मृति। अब ये दोनों चीज़ क्या हैं? तो देखो, श्रुति मतलब क्या होता है? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग, यानी कि भगवान ने कुछ बोला और वो आपने सुना, दैट इज श्रुति। दूसरा होता है स्मृति। स्मृति मतलब तो हम वर्ड भी यूज़ करते हैं, इट मीन्स मेमोरी। यानी कि जो आपको श्रुति में आपको सुना, उसमें से आपको जो याद रहा वो आपने क्या किया? एक किताब में लिख लिया। बट अब सारा कुछ तो याद रहेगा नहीं। ये आपने लिखा है जो आपको याद था, बट ये भगवान ने कहा है। तो इन दोनों में से सेक्रेड कौन सा होगा, यानी कि मोर सेक्रेड कौन सा होगा? वो होगा ऑफ कोर्स श्रुति। ठीक है। देन दिस श्रुति इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेदास, संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, उपवेद, वेदांगास। और इतना सब आपने नहीं पढ़ना है, सिंपल। आपने जो पढ़ना है वो अभी आगे जाके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है अबाउट द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑफ सप्त सिंधु रीजन, जिसमें हम शुरुआत करते हैं विद द झेलम। झेलम जो है वो उसको बोलते थे वितस्ता, चेनाब को बोलते थे अस्किनी, ठीक है, रावी को बोलते थे पुरुषनी, सतलुज को बोलते थे शतुद्री, ब्यास को बोलते थे विपास और इंडस को बोलते थे सिंधु। इंडस को क्या बोलते थे? सिंधु बोलते थे। ठीक है, और ये आपके सब सिंधु वाला रीजन हो गया। उसके बाद दीज पीपल आर द फर्स्ट दैट दे नो अबाउट आयरन। और आयरन के पता लगने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो आपका फ्लो है वो आयरन का हो जाएगा, तो वो डीप डिक करने लगेगा, आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। और हमने देखा था एग्रीकल्चर कैसे पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म कर देता है। ठीक है। तो ये तो हमने बात की अबाउट द रिवर्स। अब उनके सोसाइटल सेटअप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी की। तो सोसाइटी आपकी डिवाइडेड थी कुल, ग्राम, विस और जन में। यानी कि जन जो होती थी वो लार्जेस्ट यूनिट होती थी सोसाइटी की, जबकि कुल यानी कि फैमिली जो होती थी वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी। बहुत सारे कुल मिलके ग्राम बनाते थे, ग्राम बहुत सारे मिलके विस बनाते थे। विस मतलब यहाँ पे है ट्राइब। क्या है यहाँ पे? मतलब ट्राइब। साथ ही साथ वुमेन जो है वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे थी मेन के। वर्ण सिस्टम तो था बट वो डेरोगेटरी नहीं था, ठीक है, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। साथ ही साथ अगर उसके बाद हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी जो थी वो ट्राइबल पॉलिटी थी। मतलब जो किंग था वो मोस्टली हेरिडिटरी होता था, बट हमें उसके इलेक्टेड होने के भी एविडेंस मिलते हैं। और चाहे हेरिडिटरी हो या इलेक्टेड, दोनों ही तरह से किंग जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती थी। उसकी जो पावर्स थी वो लिमिट होती थी बाय द असेंबली, सच एज सभा, समिति, विधाता एंड गणा। अब जो सभा है ये प्रेजेंट डे आप राज्यसभा से इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये होती थी असेंबली ऑफ एल्डर्स।
जबकि जो समिति होती थी वो क्या होती थी, वो आज के प्रेजेंट डे के ग्राम सभा जैसी आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी लोग वोट करते थे और राजा को कोई डिसीजन लेना है या नहीं उस पे डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। वहीं विधाता जो है और गणा जो है, ये डिवीजन ऑफ लेबर आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट से कि ये उसमें हेल्प करती थी। उसके बाद जो रीजन था वो ये ऑफ कोर्स सब सिंधु वाले रीजन में थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है ज्योग्राफी में जैसे हम देखते हैं कि वो जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, कैलकेरियस डिपॉजिट्स है वहाँ पे, यानी कि स्टोन मिलते हैं बड़े बड़े, इसलिए एग्रीकल्चर से ज़्यादा वहाँ हमें क्या देखने को मिलता था, पेस्टोरलिज्म, यानी कि वहाँ पे हमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती थी। और पेस्टोरलिज्म जब ज़्यादा होगा तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, एनिमल्स, और एनिमल्स में भी कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो थी हमारी गौ माता, यानी कि हमारी काऊ। और काऊ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जब भी वॉर होता था, यानी कि जब भी लड़ाई होती थी, वो काऊ के ऊपर ही होती थी और उसको हम बोलते थे गविष्ठी। ठीक है, इवन जब हम देखेंगे कि टाइम या डिस्टेंस को भी नापना है तो भी हम किस किस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, गव, जैसे कि टाइम के लिए गवयुति हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट देयर इकोनॉमी। साथ ही साथ मेटल, हमें आयरन का इंट्रोडक्शन तो पता चल ही गया, आयरन दे नो अबाउट आयरन, बट अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं आयरन का। और कॉपर और ब्रॉन्ज तो पहले से ही यूज़ होता आ रहा है। पॉटरी जो है वहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, हमें एक नई तरह की पॉटरी देखने को मिलती है, दैट इज़ पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। इससे पहले जो पॉटरी थी वो क्या होती थी, देखो रेड, मिट्टी का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो जब उससे जो पॉटरी बनाते थे दैट बिकम्स द रेड वेयर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने उस पर ब्लैक कलर के डिज़ाइन ड्रॉ करने शुरू किए, ज्योमेट्रिक पैटर्न वगैरह, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला, रेड एंड ब्लैक वेयर। तो ये हमारी पॉटरी थी किस टाइम की, इंडस वैली के टाइम की। उसके बाद PGW जो है हमारी पॉटरी, वो है हमारी हमारे वैदिक एज के टाइम की। साथ ही साथ रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे हमें आइडल वर्शिप नहीं देखने को मिलती है, सेम फायर वर्शिप हमें देखने को मिलती है, नेचर वर्शिप हमें देखने को मिलती है, फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं और सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो गॉड्स हैं, अगर हम ऋग्वेद पे जो पूरी सोसाइटी बेस्ड है, वहाँ हमें कौन कौन से गॉड देखने को मिलते हैं, इंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें सोम देखने को मिलते हैं। सोम जो हैं वो 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है कि जो वो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दी सोम। उसके बाद हमें कुछ फीमेल गॉडेस जैसे कि उषा एंड अदिति भी हमें देखने को मिलता है। ये सब गॉड्स हमें, गॉड्स एंड गॉडेसेस हमें देखने को मिलते हैं इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। साथ ही साथ यहाँ जो है वुमेन एंड मैन इक्वल है, यानी कि चाइल्ड मैरिज हमें देखने को नहीं मिलेगी, विडो रीमैरिज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें मतलब इक्वलेंट पोजीशन पे मिलेंगे मैन एंड वुमेन। बट जैसे ही हम, अब सोसाइटी चेंज होगी और लगभग 100 200 500 साल बाद, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1000 to 500 BCE हम पहुंच जाएंगे लेटर वैदिक एरा में। और लेटर वैदिक एरा में पहुंचने के बाद हमें जो ऋग्वेद है उससे डेविएशन देखने को मिलेगा और हमें नए टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद इज़ द फर्स्ट लिटरेचर जिसमें हमें म्यूज़िक के बारे में नॉलेज मिलती है। वहीं यजुर्वेद और अथर्ववेद भी हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स और उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले क्या चेंज हुआ, पहले इंपॉर्टेंट थे जन, यानी कि पीपल इंपॉर्टेंट थे, बट अब क्या हो गया, चेंज होके टेरिटोरियल पॉलिटी हमारी डेवलप हो गई, यानी कि जन से इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जनपद। ठीक है, जो कि लेटर क्या होंगे, महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो टैक्सेशन है, पहले कैसा होता था, वॉलेंटरी, जिसको हम बोलते थे बलि, अब वो बदल के कैसा हो गया, भाग, यानी कि एक मैंडेटरी टैक्सेशन हो गया। यानी कि अब पॉलिटी और इकोनॉमी में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, और जब पॉलिटी और इकोनॉमी में चेंज देखने को मिल रहा है, एक रेगुलेटेड पॉलिटी और इकोनॉमी देखने को मिल रही है, तो वी विल ऑल्सो सी दैट देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं 12 रत्नास। ठीक है, और इसकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इन द शतपथ ब्राह्मण, इन शतपथ
ब्राह्मण। अभी तक ये जो लोग थे ये सप्त सिंधु रीजन में बिलोंग कर रहे थे, बट नाउ दे स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द इंडो गंगेटिक प्लेन। और ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, इट विल बी, ये हमें देखने को मिलता है अगेन इन द सतपथ ब्राह्मण, जहाँ हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे विदेहा महादेव एक पर्सन है, उन्होंने सदानीरा यानी कि गंडक रिवर को क्रॉस किया और इंडो गंगेटिक प्लेन में वो लोगों को लेके आया और वहाँ पे अपनी पूरी सोसाइटी को बसाया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ हमें दो चीज़ और पढ़नी है यहाँ पे लेटर वैदिक में, दैट इज़ जो वर्ण सिस्टम था, है ना, वर्ण सिस्टम था वो क्या हो गया अब, रिजिड हो गया। जो कि यहाँ पे भी वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक दोनों में प्रेजेंट है, बट लेटर वैदिक में आके वर्ण सिस्टम जो है वो रिजिड हो जाता है, यानी कि वो हेरिडिटरी हो जाता है। पहले क्या था, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। उसके बाद यहाँ पे हमें आश्रम सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि लाइफ जो है एक पर्सन की, उसको वो 4 फेजेस में बांट देते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास। और ये हमें देखने को मिलता है इन जबला उपनिषद। कहाँ देखने को मिलता है, इन जबला उपनिषद देखने को मिलता है आश्रम सिस्टम। उसके बाद गोत्र हमें यहीं पे देखने को मिलता है, और एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंस ले लेता है इन कंपैरिजन टू पेस्टोरलिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड्स। अगर हम बात करें द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो अभी हमने 12 रत्नास के बारे में बात की थी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमें याद रखने हैं, जैसे कि संग्रहित्री जो कि ट्रेजरर है, क्योंकि जो टैक्सेशन है वो मैंडेटरी हो गया है, उस टैक्स को इकट्ठा करके जो रखने वाला पर्सन है वो है हमारा संग्रहित्री। और उस टैक्स को जो कलेक्ट करने वाला पर्सन है वो है भाग दूहा, जो भाग को हर लेता है, यानी भाग को लेके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाग दूहा। वो है हमारा रेवेन्यू कलेक्टर। पुलिस की बात करें तो उसको हम बोलते हैं जीव गृभा। और व्रजपति जो है, उसको व्रजपति जो है वो है पेस्चर लैंड, जिसके पास बहुत सारा लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, व्रजपति बोलते हैं। So this is all about the Vedic age that you should know. Also you should know about the literature, जैसे कि important literature आपका जबला उपनिषद हो गया, सतपथ ब्राह्मण हो गया, जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। So this is all about Vedic age that you should know. So this is all for this video. We will meet in the next video. तब तक के लिए keep studying and